मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए हैं। अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया है। इसके बाज़ हिस्सों पर अमल दरामद रोक लिया गया है। ये आवाज पाकिस्तान के साबिक सदर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की है। पाकिस्तान की तारीख में चंद शख्सियात ऐसी गुजरी हैं जिनके फैसलों ने आने वाली नस्लों पर गहरे असरात छोड़े। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक भी उन्हीं शख्सियात में शुमार होते हैं। उनके 11 साला दौरे हुकूमत 1977 ता 1988 को बाज लोग इस्तेहकाम, इस्लामी कवानीन और अफगान जिहाद के हवाले से याद करते हैं, जबकि बाज इसे फौजी हुकूमत, सियासी पाबंदियों और मुतनाज़े फैसलों का दौर करार देते हैं। मुअर्रिखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ज़ियाउल हक के दौर को समझे बगैर पाकिस्तान की जदीद तारीख को मुकम्मल तौर पर नहीं समझा जा सकता। 12 अगस्त 1924 को जालंधर में पैदा होने वाले मोहम्मद ज़ियाउल हक ने नौजवानी में फौजी जिंदगी इख्तियार की। उन्होंने 12 मई 1943 को ब्रिटिश इंडियन आर्मी की कैम्ब्रल ड्यूक ऑफ वेलिंगटन रेजिमेंट में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन हासिल किया। ये वो दौर था जब बरसगीर पर बरतानवी राज कायम था और पाकिस्तान और भारत अलग ममालिक नहीं थे, बल्कि एक ही मुश्तरका हिंदुस्तानी फौज का हिस्सा थे। इसी फौज में खिदमात अंजाम देते हुए उन्होंने दूसरी जंग अजीम के दौरान बर्मा, मुलाया और जावा के महाजों पर भी फराइज सरअंजाम दिए। 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने पाक फौज का इंतखाब किया और अपनी अस्करी खिदमात नए मुल्क के लिए जारी रखीं। अपनी पेशावराना सलाहियतों, नज़्म-ओ-ज़ब्त और कायदाना सलाहियतों की बदौलत वो तेजी से तरक्की करते गए। यहाँ तक कि 1976 में वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कई सीनियर जर्नैलों पर फौकियत देते हुए उन्हें आर्मी चीफ मुकर्रर किया। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा हो कि यही तकर्रुरी 1 साल बाद पाकिस्तान की सियासत को मुकम्मल तौर पर बदल देगी। 1977 के आम इंतखाबात के बाद मुल्क में शदीद सियासी बहरान पैदा हुआ। अपोजिशन ने धांधली के इल्जामात लगाए, जलसे जुलूस शुरू हुए और हालात रोज बरोज खराब होते गए। बिलाखिर 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने ऑपरेशन फियर प्ले के जरिए मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। अपने पहले खिताब में उन्होंने कहा कि फौज का मकसद सिर्फ हालात को मामूल पर लाना है और जल्द इंतखाबात कराए जाएंगे। मगर वक्त गुजरने के साथ सियासी सूरत हाल ने नया रुख इख्तियार कर लिया। जनरल के.एम. आरिफ, जो उस जमाने में फौज की आला क़यादत का हिस्सा थे, अपनी याददाश्तों में लिखते हैं कि 1977 के बहरान के दौरान फौजी क़यादत मुसलसल बदलती हुई सूरत हाल का जायजा ले रही थी। उनके मुताबिक ये फैसला किसी एक लम्हे में नहीं हुआ, बल्कि कई दिनों के गौर व फिक्र और मुशावरत के बाद फौज ने मुदाखलत का रास्ता इख्तियार किया। ये मुशाहिदा इस दौर के अंदरूनी माहौल को समझने में मदद देता है। इसके बाद 1979 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल के मुकदमे में फांसी दी गई, जो पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़े वाक़यात में शुमार होता है। कुछ हल्के इसे अदालती फैसला करार देते हैं, जबकि दूसरे इसे सियासी हालात से जोड़ते हैं, और इस एक फैसले ने पाकिस्तान की सियासत को कई दहाइयों तक मुतासिर किया। इसी साल दिसंबर में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में फौजें दाखिल कर दीं, जिसने खारजा पॉलिसी का रुख यकसर बदल दिया। ये वाकया सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की तारीख का भी एक अहम मोड़ साबित हुआ। पाकिस्तान लाखों अफगान मुहाजिरीन की पनाहगाह बना और अफगान मुजाहिदीन की हिमायत का मरकज भी। अमरीका, सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने इस मकसद के लिए पाकिस्तान से ताउन किया। ब्रिगेडियर मोहम्मद यूसुफ, जिन्होंने अफगान जिहाद के दौरान अहम जिम्मेदारियां अंजाम दी, अपनी किताब में बयान करते हैं कि सरहदी इलाकों में होने वाली सरगर्मियां गैर मामूली हद तक हसास थीं। उनके मुताबिक हर दिन नई इत्तलाआत, नई हिकमत अमली और नए फैसले सामने आते थे, क्योंकि ये सिर्फ अफगानिस्तान की जंग नहीं, बल्कि सर्द जंग का एक अहम महाज बन चुकी थी।
افغان جہاد نے پاکستان کو عالمی سطح پر اہم مقام دیا، مگر اس کے ساتھ ہی اسلحے، منشیات اور انتہا پسندی جیسے داخلی مسائل بھی جنم لینے لگے، جو آنے والے برسوں میں بھی ختم نہ ہو سکے۔ ملک کے اندر ضیاء الحق کے دور میں اسلامائزیشن کی پالیسی نافذ کی گئی۔ حدود آرڈیننس، زکوٰۃ و عشر کا نظام، وفاقی شرعی عدالت اور دیگر اقدامات اسی زمانے میں متعارف ہوئے۔ ان اصلاحات کو ایک طبقے نے اسلامی تشخص مضبوط کرنے کی کوشش قرار دیا، جبکہ دوسرے طبقے نے ان پر قانونی اور سماجی اعتراضات اٹھائے۔ دوسری طرف 1987 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی اس وقت بڑھ گئی جب بھارت نے براس ٹیکس کے نام سے بڑی فوجی مشقیں شروع کر دیں۔ دونوں ممالک کی افواج سرحدوں پر موجود تھیں اور جنگ کے خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے۔ شجاع نواز اپنی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ انہی دنوں جنرل ضیاء الحق نے اچانک بھارت جا کر کرکٹ میچ دیکھا اور راجیو گاندھی سے ملاقات کی۔ بظاہر یہ ایک کھیل کا دورہ تھا، مگر اس کے پیچھے سفارتی مقصد دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنا تھا، جسے بعد میں کرکٹ ڈپلومیسی کے نام سے یاد کیا گیا۔ حکومت کو داخلی سطح پر شدید تنقید کا سامنا اس وقت کرنا پڑا جب 1988 میں اوجڑی کیمپ کا خوفناک دھماکہ ہوا اور بڑی مقدار میں گولہ بارود پھٹ گیا۔ جنرل کے ایم عارف نے اپنے مشاہدات میں لکھا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے آخری مہینوں میں سیاسی اور عسکری ماحول پہلے کے مقابلے میں زیادہ پیچیدہ ہو چکا تھا اور مختلف معاملات پر دباؤ بڑھ رہا تھا، مگر کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 17 اگست 1988 کا دن پاکستان کی تاریخ کا ایک ناقابل فراموش باب بن جائے گا۔ اسی دن بہاولپور سے واپسی پر جنرل ضیاء الحق کا C-130 طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس میں جنرل ضیاء الحق، امریکی سفیر آرنلڈ ریفیل، جنرل اختر عبد الرحمان اور دیگر اعلیٰ فوجی افسران جاں بحق ہو گئے۔ اس حادثے کی اصل وجہ آج تک حتمی طور پر ثابت نہیں ہو سکی۔ اس کے 2 روز بعد 19 اگست 1988 کو اسلام آباد کی فیصل مسجد میں ان کی سرکاری نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہان مملکت اور وفود نے شرکت کی، جبکہ بھارت کی جانب سے صدر رام سوامی وینکٹرامن اور اٹل بہاری واجپئی اس وفد میں شامل تھے۔ جنرل محمد ضیاء الحق کے دور کے بارے میں آراء آج بھی مختلف ہیں، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ان کے 11 سالہ دور نے پاکستان کی سیاست، خارجہ پالیسی، فوج، معیشت اور معاشرے پر ایسے گہرے اثرات مرتب کیے جو آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔